Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Deska Campus. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में फेज़ नंबर 7 जो कि हमारा फुल लेंथ पेपर नंबर 3 है, उसमें कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली जो है वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरी बुक का जो सिलेबस था जिसको आपने जो है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर अटैम्प्ट किया है, उसके ओवरऑल जितने एमसीक्यूज़ थे जो आपका सिलेबस है और उसमें जो शॉर्ट आंसर्स थे उनका ये आपका फुल लेंथ पेपर बनाया गया है। इसके अंदर जो है वो इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि इसमें 50 जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है और इसमें जो है वो 25 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है जिनके आपने शॉर्ट आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि इन क्वेश्चन पेपर्स इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है, कौन से क्वेश्चंस दूसरे जिनके शॉर्ट आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं और उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो सबसे पहला पोर्शन है आपका वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न्ड विद, कि बुक कीपिंग जो है इसका बुनियादी तौर पे किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का जो पहला कह लें कि मरहला है, पहली स्टेज है जिसमें आप अकाउंटिंग के अंदर जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस आती हैं उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिकॉर्ड करते हैं। तो आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि अकाउंटिंग की जो पहली स्टेज रिकॉर्डिंग है वही आपकी जो है वो बुक कीपिंग कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। उसके बाद है द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वांटिफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल हु नीड सच इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, कि एक ऐसा सिस्टम, ठीक है जी, ऑफ प्रोवाइडिंग जो मुहैया करता है क्वांटिफाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, क्वांटिटी की या कह लें कि फिगर्स की सूरत में इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे की, टू पीपल हु नीड सच इन्फॉर्मेशन, उन लोगों को जो जिनको उसकी ज़रूरत है, इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये जो है वो हमारी अकाउंटिंग जो है उसकी डेफिनेशन है एक अदर, तो इसलिए हम इसको अकाउंटिंग कॉल करते हैं, जिस अकाउंटिंग के ज़रिए हमें कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड आपका है अ पर्सन फ्राम होम क्रेडिट परचेजेज आर मेड, वो शख्स जिससे आपने उधार अशिया खरीदी हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। उसके बाद है अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच अ मर्चेंट परचेजेज गुड्स एंड सेल्स इन इट द सेम पोजीशन इज़ कॉल्ड, कि अगर कौन सी वो टाइप है बिज़नेस की इन विच जिसमें अब मर्चेंट जो ताजर है परचेजेज गुड्स एंड सेल्स चीज़ें ख़रीद कर बेच देता है, इन इट इन द सेम पोजीशन, उसी हालत में इस कॉल्ड, तो उस बिज़नेस को हम ट्रेडिंग कंसर्न या तजारती कारोबार कहते हैं। उसके बाद जी एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, तो हर ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम 2 अकाउंट्स पे अफेक्ट करती है। इसी तरह से द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़, अगर एसेट्स ज़्यादा हों लाइबिलिटीज़ से तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है वो हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, कैश पे टू नदीम, आपने नदीम को कैश पे किया, विल अफेक्ट, इससे किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप किसी को कैश पे कर रहे हैं, एक तो इससे आपके कैश में कमी होगी और जिसको आपने कैश पे किया था वो आपका क्रेडिटर है, तो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिटर पे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद है जी द राइट पोजेस्ड, नेक्स्ट हमारा है द राइट पोजेस्ड बाय द ऑनर, जो ऑनर है उसके पास जो बिज़नेस का राइट होता है अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस के एसेट्स के अगेंस्ट आर कॉल्ड, तो मालक का जो कारोबार पे हक होता है उसको हम अकाउंटिंग के अंदर जो है वो ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। उसके बाद है जी अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंसेस, वो अकाउंट्स जिनके अंदर जो है वो एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है, गेंस का एंड लॉसेस का, आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। उसके बाद है जी रेंट सैलरीज एंड वेजेस पेड, आपने रेंट अदा किया, सैलरीज अदा की, वेजेस पे किए, तो ये तीनों आपके एक्सपेंसेस की एग्जांपल हैं, तो इस मुनासबत से ये सारे जो हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं। उसके बाद है जी अहमद अकाउंट इज़ एन एग्जांपल, अहमद का जो अकाउंट है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, तो अहमद एक पर्सन है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट की एग्जांपल है। उसके बाद है जी क्रेडिट द इंक्रीज़ इन, कि जो आप क्रेडिट किसको करेंगे अगर इजाफा हो तो उसमें हमारा रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में अगर इजाफा हो तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद है जी क्रेडिट द डिक्रीज़ इन, किस चीज़ में जो है वो कमी हो तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, तो हमारा एसेट और एक्सपेंस जो है अगर उसमें कमी हो तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद है जी इन्वेस्टेड रुपीज़ 2 लाख कैश, बिल्डिंग 75,000 एंड फर्नीचर 25,000 इन्वॉल्व, तो इसमें आपका जो है वो रियल अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और ऑनर जो है वो इसमें पर्सनल अकाउंट के नाम पे इन्वॉल्व है। उसके बाद जी डिस्काउंट रिसीव्ड इज़, तो डिस्काउंट जब आपको मिलता है तो ये आपको बिज़नेस के में फ़ायदा है, ये आपके लिए रेवेन्यू है।
जर्नल इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ, जर्नल को हम क्या कहते हैं? तो जर्नल जो है ये ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट एंट्री, प्रीलिमिनरी एंट्री, तीनों ये उसके करेक्ट आंसर्स हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। उसके बाद है जी परचेज्ड अ मोटरसाइकिल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ शुड बी डेबिटेड। ऑनर जो है उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल ख़रीदी, तो इसमें क्या डेबिट होगा? तो ऑनर जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ ख़रीदता है या कारोबार में से पैसे लेता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, इसलिए ड्राइंग्स को डेबिट होगी। गुड्स रिटर्न टू अहमद, आपने अहमद को चीज़ें वापस की, शुड बी डेबिटेड, इसमें डेबिट किसको करेंगे? तो आपने जो है वो अहमद को कौन सी चीज़ें वापस की होंगी? जो आपने उससे ख़रीदी हैं, ख़रीदी हुई चीज़ें वापस करें तो ये बन जाती है आपकी परचेजेस रिटर्न्स। तो आपने अहमद को चीज़ें वापस की, इसकी करेक्ट एंट्री बनती है अहमद अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट, तो इसलिए अहमद अकाउंट इसमें डेबिट होगा। गुड्स रिटर्न बाय जैन शुड बी डेबिटेड, जैन ने चीज़ें वापस की तो इसमें क्या डेबिट होगा? अगर कोई चीज़ें आपको वापस करे तो वो आपका जो है वो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट बनती है, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद ये डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अली, अली से आपने डिस्काउंट जो है वो रिसीव किया, शुड बी डेबिटेड, इसमें डेबिट क्या होगा? जो आपको डिस्काउंट मिला वो आपके लिए जो है वो रेवेन्यू है, आपके लिए फ़ायदा है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और आपको ये फ़ायदा अली की वजह से मिल रहा है तो अली अकाउंट डेबिट। उसके बाद है जी क्रेडिट सिग्निफाइज, क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, ठीक है जी, इंक्रीज़ इन रेवेन्यू, इंक्रीज़ इन कैपिटल, ये तीनों चीज़ें जो है इनमें इजाफा हो तो इनको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जी अब बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है वो अफेक्ट करती है एटलीस्ट टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स को। लेजर जो है वो क्या कहलाता है? तो लेजर इज़ कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि इसके बाद फर्दर आगे एंट्री नहीं होती, जस्ट जो है वो चीज़ें मुंतकिल की जाती हैं। उसके बाद जी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, जो हमारा अकाउंट है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कहलाती है? तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें डॉक्यूमेंटिंग है, रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग है, तो इसलिए ये ऑल ऑफ दी अबव आएगा। उसके बाद है जी इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो कैश रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास कैश बुक है उसको हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसके बाद है जी इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, तो जब आप कैश भी हो, बैंक भी हो और डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन्स भी हों तो इसको जो है वो हम 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। उसके बाद है जी व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब चेक हम रिसीव करें और उसको बैंक में जमा करवा दें, बैंक अकाउंट मस्ट बी, तो बैंक जो है वो उसका अकाउंट क्योंकि बैंक में इजाफा होगा वो डेबिट होगा। व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब आपने कैश बैंक से विड्रा किया फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ द ऑनर, ऑनर के पर्सनल यूज़ के लिए मस्ट बी डेबिटेड, इसमें डेबिट क्या होगा? तो ऑनर के पर्सनल यूज़ आ गया तो इसमें ड्राइंग्स डेबिट होगी। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जो होती है, पासबुक होती है, उसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? उसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जी अनफेवरेबल बैलेंस से क्या मुराद है? तो उसमें जो करेक्ट आंसर बनता है कि अगर हमारी कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो जाए तो वो अनफेवरेबल है, और बैंक स्टेटमेंट का अगर डेबिट हो जाए तो वो अनफेवरेबल है, तो इस तरह से बोथ बी एंड सी। उसके बाद जी चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपको चेक डेटर से रिसीव्ड हुआ बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, वो चेक आपने बैंक में जमा करवाया लेकिन उसके अगेंस्ट बैंक ने जो है वो रकम अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की, तो ये आपका जो है वो अनक्रेडिटेड चेक्स कहलाते हैं। उसके बाद है जी बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट रुपीज़ 15,000, 15,000 जो है वो बैलेंस कैश बुक ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक का जब बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है तो इट शुड बी प्लेस्ड ऑन क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन द पासबुक वाज रुपीज़ 200, ये भी क्रेडिट साइड पे, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज़ 300 रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये डेबिट साइड पे। तो रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो क्या होगा? तो उसमें जो है वो 15,000 जो है ये भी क्रेडिट साइड पे आ गया, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का 200 ये भी क्रेडिट साइड पे आ गया, और 300 का डेबिट साइड पे आएगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसका वो 14,900 है। उसके बाद जी इट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमिन द ग्रास प्रॉफिट और ग्रास लॉस, तो ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम जो बनाते हैं वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल, कि कास्ट ऑफ सेल जो है वो किस चीज़ के बराबर होती है? तो वो आपका उसका फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट माइनस उसमें से हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कि नेट प्रॉफिट जो है, यहाँ पे ये वर्ड नेट प्रॉफिट है प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल, वो किस चीज़ के इक्वल होता है? तो वो आपका ग्रास प्रॉफिट के इक्वल होता है। उसके बाद है जी इफ़ सेल्स आर रुपीज़ 12,000, ग्रास प्रॉफिट इज़ 10% ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इज़ 5% ऑफ द सेल्स, देन द एक्सपेंसेस विल बी, तो एक्सपेंसेस जो है वो कितने होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 600 रुपीज़। उसके बाद एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इज सिमिलर टू, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो है वो किस चीज़ के जो है वो सिमिलर होती है? तो वो हमारे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के सिमिलर होती है। एसेट्स विच हैव नो मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड, वो एसेट्स जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती उनको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ एन एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये मिसाल है करंट लाइबिलिटी की, लिक्विड लाइबिलिटी की, क्विक लाइबिलिटी की, तो इस तरह से ये ऑल ऑफ दीज आएगा।
उसके बाद है जी इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल ट्रेडर, जो अकेला मालिक होता है वो जब इनकम टैक्स पे करता है तो इसको किस तरह से हम शो करेंगे, तो इसको तरीकाकार ये होता है, क्योंकि मालिक ने इनकम टैक्स पे किया है, ठीक है, तो मालिक जो है ये उसका एक्सपेंस है, तो बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट, तो हम उसको कैपिटल में से बैलेंस शीट में माइनस करते हैं। उसके बाद है जी इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस देन इट इज़ ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस। अगर प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का 25% है तो सेल्स प्राइस का वो क्या होगा, तो सेल्स प्राइस का इट शुड बी 20%। द मेथड अंडर विच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी इज कॉल्ड, तो लिक्विडिटी के मुताबिक लिखा जाए या मतलब उनके करंट कह लें कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर उनको लिखा जाए तो इस मेथड को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड कहते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड इज़ यूजुअली अडॉप्टेड बाय, तो ये मेथड जो है वो सोल ट्रेडर आपका जो है वो और पार्टनरशिप जो है इसको अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट आर रिसीट इस कॉल्ड, तो वो अकाउंटिंग का सिस्टम जिसमें हम एंट्रीज तब करते हैं जब रकम जो है वो अदा करने या वसूल करने के लिए वाजिब हो चुकी है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम अक्रूड और मर्केंटाइल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जी एन इनकम विच हैज़ अर्न बट नॉट रिसीव, वो आमदन जो आपने कमा तो ली लेकिन अभी वसूल नहीं की, उसको हम अक्रूड रेवेन्यू कहते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट वाजिब हो चुका है लेकिन आपको अभी नहीं मिला, इज़ एन एग्जाम्पल, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये भी आपका अक्रूड इनकम की एग्जाम्पल है। नेट प्रॉफिट इज़ ऑलवेज, नेट प्रॉफिट हमेशा होता है लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से द अमाउंट बिकम्स ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इज़ कॉल्ड, तो रकम जो आप कस्टमर से वसूल करनी है आपने, वो आपका डेट्स कहलाती है। द डेट्स द रिकवरी आर रियलाइजेशन ऑफ विच इज़ अनसर्टन, तो वो डेट्स जिनकी वसूली अभी जो है वो गैर यकीनी है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डाउटफुल डेट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका पहला पोर्शन था। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसके अंदर जो है वो राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, जो उसके बाद पहला क्वेश्चन उसमें है जो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग की एक स्टेज है, अकाउंटिंग की एक कह लें कि उसकी एक उसका मरहला है। अकाउंटिंग ओवरऑल इंक्लूड किया जाता है, पूरा सब्जेक्ट है उसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी है, क्लासिफिकेशन भी है, समराइजिंग भी है, इंटरप्रटेशन भी है, उसके अंदर सारा है। लेकिन बुक कीपिंग जो है ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज जहाँ रिकॉर्डिंग होती है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो उसके बाद है जो व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म बिजनेस, तो बिजनेस से मुराद क्या है, एन इलीगल एंड ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो अकाउंटिंग जो है ये एक सब्जेक्ट है और अकाउंटेंसी एक ओवरऑल डोमेन है। अकाउंटेंसी के अंदर जो है वो अकाउंटिंग भी शामिल है, अकाउंटेंसी के अंदर ऑडिटिंग भी शामिल है, अकाउंटेंसी के अंदर जो है वो इसके रिलेटिंग जो हमारी कॉस्टिंग है वो भी शामिल है, इसके अंदर जो है वो हमारा टैक्सेशन भी शामिल है। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग है वो एक कह लें शाख है और अकाउंटेंसी जो है वो एक पूरा जो है वो कह लें कि उसका ग्रुप को जो है वो हम अकाउंटेंसी कॉल करते हैं। तो डिफाइन द टर्म कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से मुराद ये है कि जब आप लोग जो है वो किसी को वक्त से पहले पेमेंट करें या किसी से वक्त से पहले पेमेंट वसूल करें तो उसको जो रकम आप छोड़ देते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसी तरह से डिफाइन द टर्म ड्राइंग्स है, जब मालिक कारोबार में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे या अशिया हासिल करते हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। इसी तरह से जी डिफाइन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के अंदर ऑनर्स और जो बिज़नेस है दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाएगा और अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से है जी डिफाइन मनी मेजरमेंट, डिफाइन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है जी आपका सातवां क्वेश्चन। तो डिफाइन गोइंग कंसर्न के अंदर ये है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बिज़नेस शुरू करते हुए आपकी नीयत ये होती है कि ये एक लामहदूद वक्त जो है उसके लिए चलाया जाएगा और उसमें कोई टाइम फ्रेम पहले से डिसाइडेड नहीं होता। उसके बाद है जी आपका डिफाइन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको आप रुपये पैसे की सूरत में मेजर कर सकते होंगे। इसी तरह से जो डिफाइन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट ये कहता है कि इन एवरी ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू चेंजेस, ठीक है जी, वन चेंज इज कॉल्ड डेबिट एंड अदर चेंज इज कॉल्ड क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जिस वक्त या जिस अरसे का आप रेवेन्यू लेंगे उसी अरसे से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो होने चाहिए। मतलब अगर आपके साल 2019 का आपने रेवेन्यू लिया है तो 2019 के ही उसमें एक्सपेंसेस जो है वो लेंगे। नेक्स्ट है जी नेम द थ्री मेन ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। एक्सप्लेन द टर्म सेल्स एंड परचेजेस, सेल्स जो है ये द एक्ट ऑफ सेलिंग गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस और परचेजेस है द एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। व्हाट आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसमें आपके पास एसेट्स बराबर हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ़ एसेट्स आर अमाउंटिंग 50,000 एंड लाइबिलिटीज़ आर
35,000, तो आपका कैपिटल जो है वो 15,000 यहाँ पे उसका आंसर आएगा। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें आप हर ट्रांजैक्शन के अंदर उसका जो ड्यूअल एस्पेक्ट होता है या डबल चेंजेस आया होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, वेरा सिंगल में कभी डबल रिकॉर्ड होता है, कभी सिंगल और कभी बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके बाद है जी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। तो 3 उसके बुनियादी टाइप्स हैं जिसमें आपके पास रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। उसके बाद है जी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे, कमी हो तो क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है जी व्हाट इज़ मेंट बाय एंट्री। तो एंट्री जो है वो ये तरीकाकार है कि एक ट्रांजैक्शन को जब डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो इस अमल को एंट्री कहते हैं। व्हाट इज़ कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री जो है उसका मतलब है कि आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट साइड पे है या एक से ज़्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे है, इसको हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। उसके बाद द डिफाइन द टर्म्स ड्रार, ड्राई एंड पेई। तो ड्रार जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर वो शख्स होता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ड्राई वो है जिसके नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, और पेई वो है जिसको एट द एंड जो है वो रकम मिलती है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो इंडोर्समेंट ऑफ बिल से क्या मुराद है। तो जब ड्रार जो है वो अपने कर्ज़ों की अदायगी के लिए बिल रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी के नाम मुंतकिल कर दे, इस अमल को इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पर्सन जो है इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स जो है वो उसके कर्ज़े ज़्यादा हैं लेकिन उसके पास अदा करने के लिए उसके एसेट्स कम हैं तो वो शख्स इंसॉल्वेंट या दिवालिया कहलाता है। इसी तरह से जो डिस्टिंग्विश बिटवीन पे इन स्लिप एंड चेक बुक। तो पे इन स्लिप जो है ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम बैंक में कैश जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में, और चेक बुक के ज़रिए हम अपने अकाउंट से कैश विड्रा करते हैं। उसके बाद है जी डिफ़ाइन अनक्रेडिटेड चेक्स। तो अनक्रेडिटेड चेक्स से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर आपको कहीं से चेक रिसीव्ड हुआ, वो चेक अपने बैंक में जमा करवाया लेकिन उसके अगेंस्ट आपको अभी तक रकम वसूल नहीं हुई, तो इसको हम अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स जो है ये नॉर्मली होता तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो फिक्स्ड एसेट के साथ होता है, जिस वजह से इसको हम लोग जो है वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मशीनरी ख़रीदी किसी आउट ऑफ सिटी से और उसको जो है वो अपने शहर लेके आए और उसका आपने किराया अदा किया। अब किराया जो है ये नॉर्मल रूटीन में जब आप गुड्स खरीदते हैं तब भी पे करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि उसका कनेक्शन जो है वो फिक्स्ड एसेट के साथ है इसलिए ये फिक्स एसेट की कीमत में शामिल होगा। तो ऐसा एक्सपेंस जो रेवेन्यू होने के बावजूद फिक्स एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बन जाए वो आपका कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर था जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस थे जिनके हमने ओवरऑल जो है वो शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। इस हवाले से डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप सेपरेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस आलमी वबा कोरोना वायरस से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।